आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो जनमानस की आम समस्या बनता जा रहा है। वजह कोई भी हो, चाहे व्यक्ति शादीशुदा वाला हो या बिना शादीशुदा वाला हो, चाहे व्यक्ति बूढ़ा हो या चाहे जवान हो। ज़्यादातर लोग आजकल भाग दौड़ के परिवेश में अनियमित जीवन शैली के कारण लोग मुझसे अक्सर पूछा करते हैं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा आयुर्वेद में बताइए जिसके प्रयोग करने से जीवन में रौनक आ जाए। हालांकि ये बीमारी 60 से 70% मानसिक होती है, जिसे अच्छे खान पान एवं अच्छे जीवन शैली एवं डॉक्टर द्वारा दी गई सामान्य काउंसलिंग से ठीक किया जा सकता है और किया भी जाता है। लेकिन 40% केस में या रोगियों में दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषय को ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि पूरी जानकारी में ही समझदारी है। अगर इसका इलाज समय पर नहीं किया गया तो व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है और व्यक्ति अपने पार्टनर के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक भी देखा गया है कि सुसाइडल टेंडेंसी भी आगे चल के ये परिवर्तित हो सकता है। आज जो रसायन योग के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वह पूर्ण रूप से आचार्य वाग्भट द्वारा रचित आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय के रसायन अध्याय 39 के 159 नंबर के श्लोक एवं मेरे चिकित्सकीय अनुभव पर आधारित है। इस योग का नाम स्वदंष्ट्रादि रसायन है, जिसे हर जनमानस इसे आसानी से अपने घर पर बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकता है, जिसका सामान्य तौर पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को हृदय से संबंधित लंबी बीमारी है या डायबिटीज या और कोई क्रॉनिक रोग है तो इसका इस्तेमाल चिकित्सीय परामर्श के बाद ही किया जाना चाहिए। सामान्य व्यक्तियों के लिए चिकित्सकीय परामर्श की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वह इसे आसानी से अपने घर पर बनाकर यूज कर सकता है। इस स्वदंष्ट्रादि रसायन योग का प्रयोग अधिकतम 3 माह तक करने के बाद बीच बीच में 10 से 15 दिन का गैप देकर पुनः अपनी आवश्यकता अनुसार चालू किया जा सकता है। इस स्वदंष्ट्रादि रसायन योग को बनाने के लिए 5 द्रव्यों की आवश्यकता पड़ती है, जो आप अपने आसपास पंसारी की दुकान से आसानी से मंगा सकते हैं। यदि आप द्रव्य को पहचानते हैं तो इसका संग्रह आप खुद कर सकते हैं, नहीं तो पंसारी की दुकान पर आसानी से ये मिल जाता है। इसमें से पहला द्रव्य गोखरू है। गोखरू जमीन पर फैलने वाला छुप है। 2 से 3 फीट लंबी इसकी शाखाएं चारों ओर फैली होती हैं। इसका फल सिंघाड़े से छोटा तथा 3 कांटे वाला होता है। इन फलों का चूर्ण बनाने के लिए सबसे पहले इन फलों को छाया में सुखाकर फिर ग्राइंडर के द्वारा पीसकर छानकर स्वच्छ डब्बे में भरकर रख लेते हैं। चाहे तो आप मार्केट से बनी बनाई गोछूर चूर्ण को भी ले सकते हैं। भिन्न भिन्न कंपनियां इसे गोछूर चूर्ण के नाम से बनाती हैं। चिकित्सकीय प्रयोग हेतु छोटा गोखरू लेना श्रेष्ठ है। इसी तरह दूसरा द्रव्य आंवला फल है। जिसमें से पहले बीज, आंवले के फल में से पहले बीज निकालकर छाया में सुखाकर फिर ग्राइंडर द्वारा पीसकर छानकर इसे स्वच्छ डब्बे में भरकर
रख लेते हैं। चाहे तो मार्केट से बनी बनाई आंवल की चूर्ण को भी ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार तीसरा द्रव्य अमृता है, जिसे सामान्य बोलचाल में की भाषा में गुड़ची भी कहा जाता है। यह एक लता है। इसके तने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर छाया में सुखाकर ग्राइंडर द्वारा पीसकर छानकर किसी साफ डब्बे में इसको भी रख लेना है। चाहे तो आप मार्केट से बना बनाया ले सकते हैं। गुड़ची चूर्ण अमृता चूर्ण को ले सकते हैं। मार्केट में बना बनाया गुड़ची चूर्ण अमृता चूर्ण मिल जाता है। अंतर केवल ये है कि अपने से बनाने से औषधि की शुद्धता का भय नहीं रहता। चौथा द्रव्य पुराना गोघृत है और पांचवा द्रव्य पुराना शहद है। आचार्यों के अनुसार घी, शहद, गुड़ जितने पुराने होते हैं अच्छे माने जाते हैं। सबसे पहले गोखरू चूर्ण, आंवला चूर्ण एवं गुड़ची चूर्ण को समान मात्रा में लेकर आपस में अच्छी तरह मिलाकर एक स्वच्छ डब्बे में रख देते हैं। यहाँ हमने इन तीन द्रव्यों की मात्रा 100 ग्राम ही रखी है। उसके बाद इन तीनों द्रव्यों के मिश्रण में से एक एक चम्मच चूर्ण सुबह शाम किसी स्वच्छ छोटे प्लेट या बर्तन स्वच्छ प्लेट या कप में निकालकर आवश्यकता अनुसार उसमें पुराना गोघृत और पुराना मधु की विषम मात्रा मिलाते हैं। जैसे उदाहरणार्थ आधा चम्मच पुराना घृत 1 चम्मच पुराना मधु में अच्छी तरह मिलाकर सुबह नाश्ते के आधा घंटे बाद चाटें, लेहन करें या चाटें एवं शाम को रात्रि में सोने से पहले लेहन करें, चाटें। जैसे कि आप च्यवनप्राश चाटते हैं उसी तरह इसको भी, इस योग को भी चाटना है। तो हमने क्या करना है कि पहले हमें गोछुर चूर्ण, अमृता चूर्ण और आंवले चूर्ण को तीनों को अच्छी तरह मिला लेना है। उसके बाद उसमें से 1 चम्मच लेना है और उसमें जो है आवश्यकता अनुसार पुराना गोघृत और पुराना शहद मिला के किसी अच्छे से प्लेट में रख के या कोई कप हो उसमें अच्छी तरह से मिला के उसके बाद उसको चाटना है। जैसे च्यवनप्राश चाटते हैं उसी तरह उसको आपको चाटना है। समझ रहे हैं? औषधि लेने के आधा घंटा पहले एवं औषधि के आधा घंटा बाद कुछ भी न खाएं। अगर आपको मुख को साफ करना है, क्योंकि आपने औषधि लेने के बाद आपको मुख को साफ करना होगा, अगर आपको मुख को साफ करना है तो औषधि चाटने के बाद उष्ण जल से मुख को साफ कर सकते हैं। उष्ण जल से मुख को साफ कर सकते हैं। आचार्यों का एक मत है, जहाँ मात्रा न लिखा हो वहाँ सभी द्रव्यों का सम मात्रा का ही प्रयोग करना चाहिए, लेकिन घृत और शहद इसके अपवाद हैं। अतः इसका विषम मात्रा में ही इनको विषम मात्रा में ही लेना श्रेयकर होता है। इस स्वदंष्ट्रादि रसायन योग का सेवन काल आवश्यकता अनुसार अवधि तक करना चाहिए। सामान्यतः इस स्वदंष्ट्रादि रसायन योग का प्रयोग काल की अवधि अधिकतम 3 मास तक रखनी चाहिए। उसके बाद 15 से 20 दिन का ब्रेक करने के पश्चात पुनः 3 माह तक चालू किया जा सकता है। जैसा कि आचार्य वाग्भट ने कहा है कि जो व्यक्ति गोखरू, आंवला, गुड़ची के चूर्ण को घृत मधु के साथ चाटता है वह पुरुष इस स्वदंष्ट्रादि रसायन के प्रयोग से वीर्यशाली, स्थिर, विकार एवं दुख से रहित तथा काले बालों वाला रहकर 100 वर्ष जीता है। चूर्णम स्वद्रष्टा अम्लकामृतानाम लिहन स सर्पिर मधु भाग मिश्रमः वृषः स्थिर शांत विकार दुख समासतम जीवित कृष्ण केश। समासतः जीवित कृष्ण केश मतलब ये काले बालों वाला होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है।
दूसरा क्या बताया, वृषः स्थिर शांत विकार दुख है, माने विरशाली, स्थिर और विकार एवं दुखों से रहित रहता है। कब? जब वो व्यक्ति चूर्णम सुदृष्टामलकामृतानाम लिहनम सर्पिर मधुभाग मिश्रम मह, जब वह व्यक्ति गोखरू, आंवला, गुड़ची के चूर्णों को घृत और मधु के साथ चाटता है और चाटने के बाद यदि उसको मुंह को साफ करना है तो उष्ण जल से उसे साफ कर लेना चाहिए। अब हम इस योग में इस्तेमाल होने वाले प्रत्येक द्रव्यों का अलग अलग वर्णन करेंगे, उनके बारे में, उनके गुण के बारे में और कर्म के बारे में अलग अलग वर्णन करेंगे। पहला द्रव्य है गोखरू। गोखरू मुख्य रूप से वृष्य के साथ साथ अश्मरीनाशक एवं मूत्र संबंधी विकारों को दूर करने वाला द्रव्य है। आधुनिक मतानुसार गोखरू शरीर के रक्त में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाता है, जिसके कारण पतले वीर्य को गाढ़ा करता है एवं कामेच्छा में वृद्धि करता है। जिन व्यक्तियों में पौरुषता या मर्दाना ताकत के कमी के कारण, वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या की कमी के कारण, शुक्राणुओं की गति की कमी होने के कारण, शुक्राणुओं की गति में कमी होने के कारण गर्भ न ठहरता हो, उसको दूर करके गर्भ ठहरने में मदद करता है। अर्थात इसका प्रयोग स्पर्म काउंट को बढ़ाने में, स्पर्म के मोमेंट को बढ़ाने में, स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाने में तथा मेल इनफर्टिलिटी के कारण फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हो पाता है ओवम का, तो उसमें भी ये मदद करता है तथा इसका प्रयोग श्रेष्ठकर होता है। इन स्थितियों में इसका प्रयोग श्रेष्ठकर होता है। गोखरू का प्रयोग वेट गेन के लिए एवं मसल्स को बनाने के लिए भी किया जाता है। रति या मैथुन क्रिया के दौरान शीघ्र पतन के शिकार रोगियों में एवं लिंग के नसों में कमजोरी को गोखरू दूर करता है तथा लिंग में रक्त संचार को बढ़ाकर लिंग में तनाव को भी बनाए रखता है। मोटे पुरुषों में अधिक फैट होने के कारण सेक्स हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन के सामान्य स्तर में असंतुलन उत्पन्न होने के कारण पुरुषों में एस्ट्रोजन के सामान्य स्तर में वृद्धि होने से स्तन की कोशिकाओं में वृद्धि हो जाती है, जिसे सामान्य बोलचाल में गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है। गायनेकोमेस्टिया के उपचार में भी गोखरू का प्रयोग किया जाता है। गोखरू टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन के असंतुलन को ठीक करके गायनेकोमेस्टिया को ठीक करता है। गोखरू एक लिथोलिटिक, डायूरेटिक, एल्कलाइजर द्रव्य का भी की तरह कार्य करता है, जिसके कारण इसका प्रयोग गुर्दे की पथरी में, मूत्र संबंधी विकारों में किया जाता है। गोखरू यूरिन फ्लो को भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से इसका प्रयोग डिसयूरिया में भी किया जाता है। यूरिन फ्लो बढ़ने के कारण ये शरीर से पानी को बाहर निकालता है, जिससे शरीर में सूजन को भी कम करता है तथा क्षारीय गुण होने के कारण मूत्र के पीएच को ठीक बनाए रखने में मदद करता है, जिसके कारण इसका प्रयोग यूटीआई जैसी बीमारी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसी बीमारियों में भी किया जाता है। गोखरू का प्रयोग यूट्रस की बीमारियों में भी किया जाता है। यह यूट्रस को हेल्दी रखता है। वैसे तो संहिताओं में गोखरू के ढेर सारे प्रयोग बताए गए हैं, लेकिन यहाँ मैंने केवल मुख्य कर्मों के बारे में ही बताया है। अब हम आंवला एवं अमृता के बारे में बात करेंगे। आचार्यों ने आंवला के बारे में कुछ खास बातें बताई हैं। कहा है कि आंवला अम्लम स मधुरम तिक्तम कषायम कटुकम सरम चक्षुष्य सर्वदोषग्नम वृषमामलकी फलम। अर्थात आंवला के अंदर लवण को छोड़कर सभी रस पाया जाता है। अम्ल, मधुर, तिक्त, कषाय, कटु, ये
चक्षु के लिए हितकारी होता है, माने आँख के लिए आंवला हितकारी होता है, तथा सभी दोषों का नाश करने वाला होता है एवं वीर्यशाली बनाने वाला द्रव्य है। आंवला और अमृता, जिसे गुड़ची, अमृता को गुड़ची भी कहा जाता है, ये दोनों रसायन हैं अर्थात वृद्धावस्था को जल्दी नहीं आने देते हैं। आंवले में के अंदर विटामिन सी, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स इत्यादि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ एंटी एजिंग का भी कार्य करते हैं। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आंवला के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, एंटीपायरेटिक्स, एनाल्जेसिक्स, साइटोप्रोटेक्टिव गुण विद्यमान होते हैं, जो रोग प्रतिरक्षा को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ एंटी एजिंग का भी कार्य करते हैं। तीसरा द्रव्य गिलोय। गिलोय रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की अद्भुत औषधि है, इसीलिए गिलोय को अमृत से तुलना की गई है। अमृत से तुलना करने के कारण इसका नाम अमृता भी कहा जाता है। गिलोय के अंदर रसायन गुण होते हैं, ये भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और एंटी एजिंग की तरह कार्य करता है, माने वृद्धावस्था नहीं आने देता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, साइटोप्रोटेक्टिव इत्यादि गुण होते हैं, जो कि एंटी एजिंग और इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, एंटी एजिंग की तरह कार्य करते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अमृता ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करता है, पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है तथा रोग प्रतिरक्षा शक्ति को भी बढ़ाता है। अब हम घृत के बारे में, मुख्य कर्मों के बारे में वर्णन करते हैं। घृत स्मृति, बुद्धि, अग्नि, शुक्र, ओज, कफ, मेद का विवर्धन करता है। स्मृति, बुद्धि, अग्नि, शुक्र, ओजः कफ मेदो विवर्धनम, माने आचार्य चरक ने घृत को स्मृति, बुद्धि, अग्नि, शुक्र, ओज, कफ, मेद को बढ़ाने वाला द्रव्य माना है। सहस्रवीर्यम विधिभिर घृतः कर्म सहस्र कृतः, विभिन्न द्रव्यों से संस्कारित होने पर, जब इसका संस्कार विभिन्न द्रव्यों से किया जाता है घृत को, जैसे इसमें गुड़ची मिलाया गया, आंवला मिलाया गया, गोछुर मिलाया गया, तो इसमें जब संस्कार हम दूसरे द्रव्यों से करते हैं तो इसमें हजारों गुना की शक्ति पोटेंसी में बढ़ जाती है इसकी। लास्ट में हम शहद के बारे में बात करेंगे। शहद परम योगवाही होता है, जो दूसरे के गुण को अपने अंदर समा लेता है। अतः मेरे द्वारा बताए गए शुद्धांष्टादि रसायन योग का प्रयोग निर्भीक रूप से करें और लाभ उठावें। निश्चित रूप से मानिए कि कुछ दिन में आपको निश्चित रूप से इसका लाभ 100% होगा।